नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज इस चैनल पे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। दोस्तों, क्वेश्चंस यूपीएससी, बीपीएससी और किसी भी स्टेट पीएससी लेवल के हैं, तो इस वीडियो सेगमेंट को देखने से पहले आप प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इस चैप्टर को अवश्य पढ़ लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें तो शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें लिखित साक्ष्यों की कमियां या सीमाएं माना जा सकता है? लिखित साक्ष्यों की कमियां या सीमाएं अगर देखी जाए तो इसमें साम्राज्यों की सीमाएं बताने की असफलता जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यह नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर साम्राज्यों की सीमाएं बताई गई हैं जितने भी लिखित साक्ष्य हैं उनमें। और इसके बाद नियमित एवं दैनिक बातों की जानकारी देने की असफलता, हाँ यह एक बहुत बड़ी सीमा है, बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि दैनिक जीवन में प्राचीन काल में किस तरह से लोगों का दिनचर्या गुजरता था इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाती है। और उसके अलावा लेखन शैली एवं लिपि की जटिलता, यह भी सही है। और इसके अलावा विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देने की असफलता, बिल्कुल जीवन के विभिन्न आयामों से संबंधित अन्य जानकारियां देने में हमारे जो लिखित साक्ष्य हैं यह असफल रहे हैं। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। लेखन शैली भी बहुत ही जटिल है। आप भी देखते हैं कि जो अशोक का जो लिपि है वो अब काफ़ी बाद में जाकर के पढ़ा गया, जो कि बहुत पहले लिखा जा चुका था और उसको पढ़ा गया काफ़ी कई हजार साल वर्षों के बाद। तो इसकी एक मुख्य वजह यही रही है कि इसकी जो लिपि थी यह बहुत ही जटिल और क्लिष्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबद्ध किया जा सकता है? बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है वस्त्र धारण की अवधारणा पर बल। हीनयान में वस्त्र धारण नहीं किया जाता था, लेकिन महायान संप्रदाय के लोग वस्त्र को धारण करने लगे थे। और उसके अलावा है निर्वाण की अवधारणा पर बल। नहीं, यह महायान में नहीं बल्कि हीनयान में विशेष बल दिया जाता था निर्वाण की अवधारणा में। इसके अलावा है पूजा एवं उपासना पर बल। यह सही है महायान के संदर्भ में, क्योंकि महायान शाखा से ही पूछा जा रहा है, तो पूजा एवं उपासना पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था। और इनके इसी जरूरत से ज्यादा इस पे महत्व दिए जाने के कारण ही कालांतर में चल करके वज्रयान जैसे एक नए संप्रदाय का, नई शाखा का प्रादुर्भाव होता है, जिसके कारण बौद्ध धर्म बहुत ही पतित अवस्था में पहुंच जाता है। इसके बाद है बोधिसत्व की धारणा पर बल। तो यह भी सही है, बोधिसत्व की धारणा पर भी बल दिया जाता था और इसमें महायान शाखा में कई बोधिसत्वों को महत्व दिया गया था, कई तरह के बोधिसत्वों की कल्पना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि नहीं, 1, 3 और 4, हाँ 2 तो हमने गलत है, तो 1, 3 और 4 सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सिंचाई नियमित एवं अनियमित दोनों प्रकार के स्रोतों पर निर्भर थी। सही है, नियमित और अनियमित दोनों ही प्रकार के स्रोतों पर निर्भर थी, अर्थात मानव निर्मित भी थे और वर्षा पर भी निर्भर थे। तो यह सही हो जाएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के खान पान की आदत से यह संकेत मिलता है कि यह सभ्यता ग्रामीण थी। यह भी सही है, क्योंकि भोजन के प्रकारों में विविधता नहीं थी। लोग आमतौर पर एक ही प्रकार के भोजन करते थे, अर्थात इनके भोजन बहुत ही साधारण होते थे कि मुख्य आहार गेहूं था, लेकिन जौ और चावल भी खाए जाते थे। दूध और दूध से बने पदार्थ भी हालांकि खाए जाते थे। फल, सब्जियां, मटर इत्यादि भी खाए जाते थे। मांसाहार भी होता था, लेकिन फिर भी उतनी ज्यादा विविधता इनके खान पान में नहीं थी। नेक्स्ट है, पशुओं को पालने की प्रथा काफी प्रचलित थी। तो यह भी सही है, पशुओं को पालने की प्रथा भी काफी प्रचलित थी। तो आंसर
1, 2, 3 सभी सही है, इसलिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन से वे कारण हैं जिनकी वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। मगध महाजनपद के शक्तिशाली बनकर उभरने के पीछे कई कारण थे। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति थी, जो कि 3 ओर से वह नदी से घिरा था और 1 ओर से पहाड़ी से। ये नदियां थी पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन नदी और उत्तर में गंगा नदी। दक्षिण में विंध्याचल श्रृंखला इसको एक अलग सीमा रेखा बना देती थी, जिसकी वजह से यह चहुं ओर से सुरक्षित हो चुका था। और इसके अलावा है राजनीतिक असमानता का अभाव यहाँ पर दिया गया है। तो यह भी राजनीतिक असमानता का अभाव यह नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक असमानता भी थी। यहाँ पे लोहे की खानों की प्रचुरता, बिल्कुल सही, लोहे की खानों की प्रचुरता के कारण यहाँ पर मगध में क्या हुआ था कि दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं होती थी, दैनिक उपयोग में काम आने वाले उपकरण एवं अस्त्र शस्त्र वगैरह लोहे से बनाए जाने लगे थे, जिसकी वजह से मगध वासियों को अपने कार्यों में और युद्ध कलाओं में पारंगतता हासिल हुई, और जिसके कारण वे युद्ध में प्रवीण हुए और साम्राज्यवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा था कि सेना में उनका हाथियों का प्रयोग जो कह रहा है, यह भी सही है। सेना में हाथियों के प्रयोग करने के कारण उनके युद्ध शैली में भी बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ था। और इसके अलावा मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का एक और कारण यह भी था कि मगध को महत्वाकांक्षी शासक एवं राजा भी मिले थे। हम देखते हैं कि शुरू से ही बिंबिसार से लेकर के धनानंद तक सभी के सभी मगध को एक महत्वाकांक्षी और कुशल और साम्राज्यवादी शासक मिले थे, जिसके दम पर मगध एक महाजनपद बनकर के उभरा था। इसके अलावा मगध की और भी कई स्थितियां थी जो कि उसको महाजनपद बनाने के लिए कारक साबित होती थी, जैसे कि अन्य कारकों में प्राकृतिक साधन और भी कई कारण हैं। तो यहाँ पे जो कारण है उन्हीं को हम लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 3, 4 और 5 हमारा सही है, यानी कि बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गुप्त काल में उपासना के एक नए रूप तंत्रवाद का उदय हुआ, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपासना का एक नया रूप हुआ तंत्रवाद, ठीक है, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पूजा के लिए जाति एवं वर्ग का कोई भेद नहीं था, यह कह रहा है, तो यह नहीं होगा, क्योंकि पूजा के लिए जाति और वर्ग का भेद था तंत्रवाद में। और तांत्रिक बौद्ध धर्म एवं शैववाद से प्रभावित थे। शैववाद से तो प्रभावित थे, लेकिन बौद्ध धर्म का नहीं था इसमें, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है तांत्रिकों ने वेदों की महत्ता को बताया, यह सही है। तो इस आधार पर सी, यानी कि केवल 3 सही है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व मौर्य काल की निम्न सामाजिक आर्थिक विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो शहरीकरण का अभाव दे रहा है पहला स्टेटमेंट। मौर्य काल की सामाजिक आर्थिक विशेषता, शहरीकरण का अभाव नहीं माना जा सकता, क्योंकि शहरीकरण था उस समय, तो यह गलत होगा। दस्तकारी का प्रचलन, यह सही है। धातुई मुद्रा का चलन, बिल्कुल धातुई मुद्रा का चलन उस समय तक हो चुका था, तो यह भी सही है। और कृषि की दशा में सुधार हो चुके थे। और आर्थिक असमानता का होना, बिल्कुल, और आर्थिक असमानताएं भी विद्यमान थी इस समय तक आते आते। तो इस आधार पर 2, 3, 4 और 5 हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है मौर्य हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल में निम्न में से किन्हें पुरातात्विक संस्कृति की विशेषताएं माना जा सकता है। पुरातात्विक संस्कृति की विशेषताएं, वो भी मौर्य हड़प्पा से पहले। देखते हैं कौन कौन सी ऐसी पुरातात्विक विशेषताएं थी। तो उस समय जो विशिष्ट प्रकार के मृद भांड थे, उनके आधार पर
इनके आधार पर भी इनकी विशेषताओं को माना जा सकता है। और खेती की प्रथा का चलन में नहीं होना, यह गलत है क्योंकि खेती की प्रथा चलन में थी उस समय। छोटी एवं सीमित बस्तियां, यह सही है। और दस्तकारी का विकास, यह भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, यानी कि सी आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रारंभिक समय में निम्न में से किस कारक ने पुरुष एवं महिलाओं के बीच सामाजिक भिन्नता को बढ़ावा दिया? सामाजिक भिन्नता को बढ़ावा देने के आधार पर अगर देखा जाए तो सामाजिक भेदभाव, राजनीतिक स्वतंत्रता, संसाधनों तक पहुंच और परंपरागत रीति रिवाज, ये सभी सही हैं। लेकिन अगर इसमें से सबसे उत्तम को चुना जाए, चूंकि यहाँ पे सभी चारों ही ऑप्शन होंगे, तो यहाँ पर अगर सबसे उत्तम को चुना जाए तो आंसर हो जाएगा संसाधनों तक पहुँच। क्योंकि एनसीईआरटी की अगर क्लास 12 की बुक अगर पढ़ते हैं तो उसके आधार पर यह देखा जा सकता है कि प्रारंभिक समय में पुरुष, महिला या फिर समाज के कोई भी वर्ग हो, उनका सामाजिक भिन्नता इसी आधार पर तय होती थी, सामाजिक स्थिति इसी आधार पर तय होती थी कि उस व्यक्ति का या फिर उस व्यक्ति विशेष का, उस वर्ग विशेष का या फिर उस समुदाय विशेष का संसाधनों के, समाज के संसाधनों तक उसकी पहुंच कितनी है और कहाँ तक है। और इसी आधार पर उस व्यक्ति विशेष का समाज में आदर या निरादर होता था। तो आंसर सी हो जाएगा, एकदम अप्रोप्रिएट है, संसाधनों तक पहुंच। नेक्स्ट है, क्योंकि उस समय प्रारंभिक समय में संसाधनों तक पहुंच की जहाँ तक अगर बात करते हैं तो समाज में ऊंच और नीच का भेदभाव भी इसी आधार पर तय होता था। ऐसा नहीं था उस समय कि बिल्कुल ही मतलब कि छोटी जाति के लोग उच्च पदों पर या फिर राजा के पद पर नहीं पहुंचे थे, ऐसी भी बात नहीं थी। क्योंकि कई क्षुद्र जाति के भी थे जो कि शासक वंश में परिणत हुए थे। तो यहाँ पर मेन फैक्टर है संसाधनों तक पहुंच का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध दर्शन का अनिवार्य तत्व नहीं था? बौद्ध दर्शन का अनिवार्य तत्व, यहाँ पर बौद्ध धर्म में विश्व में निरंतर परिवर्तन जारी है, यह बिल्कुल यह सही है। विश्व में निरंतर परिवर्तन जारी है। दुख मानव के लिए अभिन्न है, भगवान बुद्ध ने स्वयं कहा था कि संसार में सर्वत्र दुख है। और जाति प्रथा रूढ़ एवं अपरिवर्तनीय है, यह गलत है। भगवान बुद्ध का कहना था कि जाति प्रथा को उन्होंने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर अपरिवर्तनीय वाली बात जो है यह गलत हो जाएगा। और व्यक्ति अपने प्रयास से सामाजिक संबंधों को बदल सकता है, यह भी सही है, यह बौद्ध धर्म का तत्व था। तो आंसर हो जाएगा, जो नहीं था वह पूछा जा रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शहरी विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो शहरी विशेषताएं हैं, शहरी बस्तियां ध्रुवीय आकार की तथा पूर्व नियोजित होती थी। यह ध्रुवीय आकार की और पूर्व नियोजित होती थी, सही है। और कीचड़ से ईंटें बनाने के लिए विशेष प्रकार की स्थापत्य कला का प्रयोग किया जाता था, बिल्कुल सही है। क्योंकि उस समय की जो ईंटों का स्थापत्य कला है वह सभी जगह एक समान ही देखा गया है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में 4:2:1 का अनुपात था, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को लेते हुए। तो इस तरह से कीचड़ से ईंटें बनाने के लिए जो अनुपात था 4:2:1, ये पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में विद्यमान था, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। इसके अलावा शक्ति केंद्रित स्थापत्य निर्माण का अभाव था, यह भी अगर देखा जाए तो यह भी सही है। और नेक्स्ट है हाइड्रोलिक संरचना का अभाव था। हाइड्रोलिक संरचना का यहाँ पे बता रहा है कि अभाव था, यह गलत हो जाएगा। क्योंकि हाइड्रोलिक संरचना थी, पैटर्न मिले हैं कई विकसित, हर एक समय के हर एक कालखंड के अलग अलग पैटर्न मिले हैं, तो यह गलत हो जाएगा। और घरेलू स्थापत्य में गोपनीयता पर विशेष बल दिया गया था, यह भी सही है। क्योंकि
प्रत्येक घर में एक गोपनीय दरवाजा अवश्य पाया गया है, तो यह सही है। विशेष बल दिया जाता था गोपनीयता पर। तो आंसर हो जाएगा एक, 1, 2, 3 और 5, यानी कि आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म के संबंध में असत्य कथन बताइए। जो गलत है उसी को हमें चुनना है। तो यहाँ पे एकेश्वरवाद की उपासना पर बल, असत्य कथन चुनने को कहा जा रहा है, तो यह सही है। एकेश्वरवाद के उपासना पर बल दिया गया था, तो यह तो नहीं होगा क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, कर्म के चक्र से मुक्त होने के लिए उपवास एवं तप आवश्यक नहीं है। यह गलत है क्योंकि जैन धर्म में उपवास और तप को बहुत ही आवश्यक माना गया है। दो शक्तियों की विद्यमानता का अभाव, यह भी गलत है। ठीक है, दो शक्तियों की विद्यमानता का अभाव नहीं माना गया है। और विश्व परिवर्तनशील एवं आत्मा रहित है, यह तो बिल्कुल ही गलत है। विश्व में, जैन धर्म में परिवर्तन और आत्मा को बहुत ही ज़्यादा, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में आत्मा का निवास है। इस चीज को बहुत ही ज़्यादा जोर दिया गया है। तो इस आधार पर ये तीनों ही गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही बताना है। तो 2, 3 और 4 गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, मगध के उदय ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के इतिहास को धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष दोनों आधारों पर पुनर्निर्मित किया गया। धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष वाली बात इस समय नहीं थी। इस समय पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में पिरोने वाली बात थी, तो यह तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के शासकों ने प्रांतीय प्रशासन की नींव रखी। बिल्कुल सही, यही आगे चल करके इतिहास के अनेक कालखंडों में अनेक राजाओं ने फिर अपनाया था और इसको कंटिन्यू किया था प्रांतीय प्रशासन को। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों की मुख्य विशेषता इसकी विविधता है। यह भी सही है, यानी कि 2 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हें बौद्ध धर्म की शिक्षाओं एवं ब्राह्मण धर्म की शिक्षाओं के मुख्य अंतर के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं ब्राह्मण धर्म की शिक्षा के बीच के मुख्य अंतर को इसमें बताना है। तो पिछले जीवन पर बल यह माना जा सकता है बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म की शिक्षाओं में। ठीक है, एक मानता है, दूसरा नहीं मानता। नेक्स्ट है, स्थानीय भाषा का प्रयोग। स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह भी जो है, नेक्स्ट 1 मिनट, स्थानीय भाषा का प्रयोग भी माना जा सकता है क्योंकि बौद्ध धर्म में स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन ब्राह्मण धर्म में आमतौर पर संस्कृत की भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि आम जन की समझ से परे था और यह क्लिष्ट था, जटिल था आम लोगों की समझ के लिए। तो ये दोनों हो गए। और नेक्स्ट है, समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता। नहीं, ब्राह्मण धर्म में समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता वाली बात नहीं थी, लेकिन बौद्ध धर्म में थी, तो यह भी अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म में विश्वास। तो पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म दोनों का ही विश्वास था, तो इसे नहीं माना जा सकता अंतर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने के संबंध में एक सशक्त कारक माना जा सकता है। दिए गए उपयुक्त कारणों में से जलवायु में विषमता, अत्यधिक बाढ़, आर्यों का आक्रमण और नदियों का सूख जाना, ये सारे ही कारण हैं, लेकिन यहाँ पे सशक्त कारक पूछा जा रहा है, इसलिए हम आर्यों का आक्रमण ही इसे मानेंगे, क्योंकि आर्यों का आक्रमण सर्वाधिक सशक्त कारक माना जाता है। नेक्स्ट है, वर्ण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने निम्न में से किन रीतियों का सहारा लिया। तो वर्ण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था की दैवीय व्याख्या की, अर्थात जो भी वर्ण 4 वर्ण बनाए गए हैं वह ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं। एक ब्रह्म पुरुष के सिर से ब्राह्मण का, और मुख से ब्राह्मण का, और हृदय से क्षत्रिय का, भुजाओं से क्षत्रिय का, और कमर से
वैश्य का और पैरों से शूद्र का, ऐसा माना गया है। तो उन्होंने दैवीय व्याख्या की है। उसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को समाहित कर दिया था, क्योंकि चूंकि सबसे ऊपर में है ब्राह्मण और क्षत्रिय, और इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था में भी सबसे ऊपर के अवस्था में, ऊपर की संरचना में ब्राह्मण और क्षत्रिय ही रहेंगे। तो इस व्याख्या के आधार पर उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था को समाहित कर दिया था। नेक्स्ट है धार्मिक ग्रंथों की कथाओं पर बल। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों की कथाओं पर भी उन्होंने बल दिया था। कई तरह के जो पुराण थे, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, दिस दैट, उसके आधार पर भी उन्होंने अपनी इस व्याख्या को बल दिया था। इस आधार पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी सही है। यानी कि ब्राह्मणों ने इन सभी रीतियों का सहारा लिया था अपने वर्ण का अस्तित्व बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ में सामाजिक वास्तविकताओं का कोई स्थान नहीं था। बिल्कुल सही है। सामाजिक रूप से जो भी व्यक्ति संघ में शामिल होने आता है, इससे पहले वह समाज में किस स्थान पर था, वो राजा था या भिखारी था या रंक था, इससे कोई मतलब नहीं था। संघ में आने के बाद सभी व्यक्ति की स्थिति एक समान होती थी, तो यह सही हो जाएगा। और संघ में सभी निर्णय परिचर्चा एवं वाद विवाद के आधार पर लिए जाते थे, यह भी सही है। और संघ में स्त्रियों के प्रवेश पर मनाही थी, यह जो कहा गया यह सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि बाद में, हालांकि शुरू में भगवान बुद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश पर उदासीन थे, लेकिन बाद में अपने शिष्य के समझाने पर उन्होंने संघ में स्त्रियों के प्रवेश पर अनुमति दी थी। तो इस आधार पर 1 और 2 सही है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक प्राधिकार के संबंध में निम्न में से किसे सर्वाधिक संभावित कारक माना जा सकता है? तो यहाँ पे नंबर 1 पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक नहीं था तथा सभी को समान अधिकार या दर्जा प्राप्त था। यह नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऊंचे और नीचे 2 तरह के बस्तियां भी मिली हैं और 2 तरह के मकानों की भी मिली है, जो कि कुछ मकान ऊंचाई पर बने होते थे और कुछ निचले स्थान पर बने होते थे। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि जो ऊंचाई पर बने हुए इमारत थे, वे संभवतः शासक वर्ग से संबंधित लोगों के मकान रहे होंगे, तो यह गलत है। और हड़प्पा सभ्यता में और इसके अलावा यहाँ पर यह जो कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कई शासक एवं कई तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, यह भी सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई तरह की राजनीतिक व्यवस्थाएं यदि होती तो इतनी ज्यादा एकरूपता नहीं देखने को मिलती। चाहे भवन निर्माण हो, नगर नियोजन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो एकरूपता देखने को मिली है, यह नहीं मिलती। इसके अलावा थर्ड जो स्टेटमेंट है वह कह रहा है कि केवल एक राज्य विद्यमान था, तो इसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः केवल एक राज्य विद्यमान रहा हो, तो यह सही माना जा सकता है, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोगों को पुराणों को पढ़ने की अनुमति थी। ठीक है, अनुमति थी। यहाँ पर सभी लोगों को पुराणों को पढ़ने की अनुमति वाली जो बात है यह गलत है, क्योंकि उस समय जो क्षुद्र और उच्च वर्ग और निम्न वर्ग वाली जो व्याख्या की जा रही थी ब्राह्मणों के द्वारा, उसमें क्षुद्रों को अर्थात शूद्रों को पुराणों को पढ़ने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं थी। इवन अगर वे गलती से भी सुन लेते थे तो उनके कानों में गर्म तेल डाल दिया जाता था, ऐसा भी कहीं कहीं पे पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो यह गलत है। और पुराणों की विषय वस्तु लोगों के परस्पर संपर्क से प्रभावित थी, ऐसा भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि परस्पर संपर्क वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि समाज का हर एक वर्ग अपनी अपनी स्थिति से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होता था, अपने ही स्तर पर रहता था, तो संपर्क वाली बात उस समय नहीं थी। नेक्स्ट है, पुराणों में हिंदू स्थापत्य कला के अर्थ एवं महत्व को बताया गया था। यह गलत होगा, क्योंकि पुराणों में हिंदू स्थापत्य कला के अर्थ और महत्व नहीं है बिल्कुल, बल्कि धार्मिक व्याख्यान एवं कर्मकांड एवं पूजा पाठ या फिर धार्मिक
जो भी व्याख्याएं होती हैं, दर्शन इत्यादि होते हैं, उनके अर्थ एवं महत्व बताए गए हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा, अर्थात आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता में कला एवं शिल्प के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा कला काफी उन्नत अवस्था में थी, यह सही है, क्योंकि उतनी प्राचीन सभ्यता और इतनी ज्यादा उन्नत अवस्था में, इतनी ज्यादा सुसंस्कृत अवस्था में थी, जिसकी कल्पना करना ही एकदम असंभव प्रतीत होता है। लेकिन इसका इसी अर्थ में यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः उस समय बहुत ही उच्च कोटि के इंजीनियर मौजूद थे, जो कि भवन निर्माण या अथवा स्थापत्य के संबंध में इतनी अच्छी परिपक्वता देखने को मिलती है कला के क्षेत्र में। और दूसरा है सामान्य प्रारूप उत्पादन के स्थान से संबंधित था। उत्पादन के स्थान से संबंधित था जो कह रहा है, यह भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय शिल्प में विविधता के प्रतिरूपों का आसानी से दर्शन होता है। यहाँ पे विविधता के प्रतिरूप जो बता दिया है यह गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक रूपता के प्रतिरूप का दर्शन होता है, अर्थात इसमें से यह तीनों केवल एक ही इसमें सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि हमारा ऑप्शन इसमें गलत है तो यहाँ पे इसको सुधार लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक सही है, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, और इस वीडियो का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो छोटा ही रखेंगे, थोड़े थोड़े प्रश्नों का ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। नेक्स्ट है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्तूपों के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल से पहले से विद्यमान थी। बुद्ध काल से पहले से विद्यमान थी जो कह रहा है ये गलत है, क्योंकि बुद्ध काल के समय से ही स्तूपों के निर्माण की परंपरा स्टार्ट हुई थी। स्तूपों का निर्माण लोगों द्वारा दिए गए दान दक्षिणा से किया जाता था, नहीं लोग स्वतः अपनी इच्छा से उसमें करते थे भागीदारी। और जो व्यापारी थे, राजागण थे, या हर एक लोगों के द्वारा इसमें अनुदान दिया जाता था। तो दान दक्षिणा नहीं, ये सही है, ये सही है दोस्तों, ये सही माना जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक को अगर आप पलट कर देखें, क्लास 12 की बुक की मैं बात कर रही हूँ, हिस्ट्री क्लास 12 की बुक आप देखिए, जहाँ पर भी कंफ्यूजन हो आप एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो यह सही हो जाएगा। स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, न कि बुद्ध के। यहाँ पे स्तूप बौद्ध धर्म के प्रतीक थे, न कि बुद्ध के। तो यह भी जो है यह भी सही है, अर्थात 2 और 3 हमारा सही है। इसमें बौद्ध धर्म का प्रतीक दिया गया है, बुद्ध का प्रतीक नहीं दिया गया है स्तूपों को, बिल्कुल सही है यह। आप सांची के स्तूपों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़िए, वहाँ से आपको ये लाइन क्लियर हो जाएगी। तो आंसर 2 और 3 सही है। यहाँ पे हमारा इसको भी हमें सुधारना पड़ेगा, तो आंसर है 2 और 3, यानी कि डी हम इसको मान लेते हैं। इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।